नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात जम्मू कश्मीर की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर में शांति बहाली को लेकर एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद खात्मे के करीब है, यानी अंतिम सांसें ले रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उम्दा है, यानी बेहतर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले ही कह चुके हैं कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक केंद्र शासित प्रदेश से आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता। हालांकि इसके उलट दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के 10 कश्मीरी पंडित परिवार यानी समुदाय के 35 से 40 लोग डर और तनाव के कारण अपने घर छोड़कर जम्मू आ चुके हैं, जबकि शोपिया प्रशासन ने पलायन के सभी दावों को खारिज किया। इस मसले पर आज हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र में, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के रद्द होने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की शांति में कोई खलल नहीं डाल सकता। शाह ने कहा कि 2.5 साल पहले पत्थरबाजी की खबरें आती थीं। अब कश्मीर के युवा विकास की बात कर रहे हैं। उन्हें विकास की गतिविधियों से जोड़ने की तमाम योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इन युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। जहां तक पूर्वोत्तर भारत का सवाल है, 2014 के बाद उग्रवाद की घटनाओं में 74% की कमी आई है। हताहतों की संख्या में 60% की कमी और नागरिकों की मृत्यु की संख्या में 90% की कमी आई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 90% की सिविलियन डेथ को कम करना इतने कम समय के अंदर 8 साल के अंतराल में, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दीर्घकालीन शांति समझौते भी हमने किए हैं। NLFT, बोडो, ब्रू, कार्बी और आंगलोंग के समझौतों ने लगभग 9000 उग्रवादियों को सरेंडर होने का प्लेटफॉर्म देकर एक लंबे समय की शांति को पूर्वोत्तर के अंदर प्रस्तावित किया है। इस बीच केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हो रही है और आतंकवाद से लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। इसको वो यूनाइटेड नेशन में ले गए और अंतर्राष्ट्रीय विवाद मुद्दा बनाया। इसको क्या हम छोटे गलती कह सकते हैं क्या? तो इसमें छोटा कोई है ही नहीं है। ये 5 ब्लंडर ऐसा है जिसका कीमत आज भी चुका रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मोदी जी ने सुधारने का जो प्रक्रिया शुरू कर दिया है। अब आगे जाकर के कश्मीर में शांति भी आएगी। इसलिए मैंने कहा कि एक चीज़ अभी भी अधूरा रह गया। अभी भी आधा कश्मीर पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है और एक हिस्सा चीन को उन्होंने भेंट कर दिया। हाल ही में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक केंद्र शासित प्रदेश से आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता। श्रीनगर में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जेवान क्षेत्र में आयोजित स्मृति दिवस समारोह के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि अगर कोई जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की वीरता और उनके अद्वितीय साहस की सराहना करते ही LG सिन्हा ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने से लेकर आपदाओं में सहायता प्रदान करने और कोविड महामारी के दौरान जनता के बचाव के लिए सबसे आगे रहने तक जम्मू कश्मीर पुलिस केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के जीवन की सेवा और सुरक्षा के लिए समर्पित है। हालांकि तमाम दावों के बीच कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर हमला करने की वारदातें हाल फिलहाल में काफी बढ़ गई हैं। कश्मीरी पंडितों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आतंकवादियों के बढ़ते लक्षित हमलों के मद्देनजर दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के 10 कश्मीरी पंडित परिवार यानी समुदाय के 35 से 40 लोग डर और तनाव के कारण अपना घर छोड़कर जम्मू आ गए हैं। ये लोग 1990 के दशक से कश्मीर में रह रहे थे। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की 15 अक्टूबर को शोपिया जिले के चौधरी में उनके पुश्तैनी घर के बाहर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं शोपिया जिले में 18 अक्टूबर को आतंकवादियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में मोनीश कुमार और राम सागर मारे गए थे।
इन चौधरी गुंड के निवासियों का आरोप है कि बार बार सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाने के बावजूद उनके गांव से बेहद दूर एक पुलिस चौकी बनाई गई है। उनके आसपास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर शोपियां प्रशासन ने ऐसी किसी भी पलायन की घटना से इनकार किया है। मोदी सरकार के मंत्रियों को ये नकली हिस्ट्री बेचने के स्थान पर कश्मीर में स्थिति कैसे सुधरे उस पर ध्यान देना चाहिए। कैसे मनमोहन सिंह जी के 10 साल में न केवल चुनाव होते थे, चुनावी प्रक्रिया में 75% लोग मतदान देते थे, कोई टारगेट किलिंग्स नहीं होती थी, पर्यटन फलता फूलता था, और पिछले 8 साल में आपके सामने है, छोड़िए 8 साल, पिछले 10 महीने में 30 टारगेट किलिंग्स कश्मीरी पंडितों की हो चुकी है। इसका जवाब दीजिए। पिछले कई सालों में चुनाव नहीं करवा पा रही है सरकार, इसका जवाब दीजिए। सिर्फ उन 10 सालों की तुलना इन 8 सालों से करिए, इतिहास की नकली बातें बाद में बेचें। उधर विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के FTF के ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद में वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल किसी भी आतंकी गतिविधि से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, ये कहा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन जो कश्मीरी पंडित वहां से पलायन कर रहे हैं उसको लेकर इनकार किया जा रहा है। हकीकत कुछ और है या हकीकत कुछ और बयां करने की कोशिश की जा रही है? कितना सहमत हैं लोग? चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ शामिल हैं। मंजूर नायक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और जयवीर सिंह एक्स IPS हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं आप। इसके साथ ही प्रखर दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता, और सोहित शर्मा PDP की तरफ से अपनी बात रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मंजूर नायक, शुरुआत आप ही से कर देते हैं और जान लेते हैं, क्योंकि जो हालात बयां करने की कोशिश की जा रही है, जितने दावे किए जा रहे हैं, असल में आपको लगता है कि आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? क्योंकि कांग्रेस लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि अगर ऐसा है तो चीज़ें सामान्य हैं, तो फिर ये लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो पिछले 70 साल में हमारे देशवासी जो राइट्स को एंजॉय कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिकों को उन सभी राइट से जो है वो दूर रखा गया। दूसरी बात, लगभग 890 से लेकर 1000 ऐसे सेंट्रल लॉज थे जिसको जम्मू कश्मीर में जो है एप्लीकेबल नहीं किया गया था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। उसमें मैं आपके पास आता हूँ, आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से लॉज थे। जैसे राइट टू एजुकेशन लॉ है, वो भी एप्लीकेबल नहीं था। आप देख लें, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट पूरे हिंदुस्तान में 1989 में लागू हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर में उसको ऐसे रखा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया ड्यू टू आर्टिकल 370 एंड 35A। इसी तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करें, और इस प्रकार से कई ऐसे सेंट्रल लॉज हैं जिनको जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होने दिया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल 7 दशकों से एक क्लियर स्टैंड रहा है कि इस देश में सिर्फ एक ही निशान रहेगा, एक ही प्रधानमंत्री। नहीं तो ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, आप चुनाव भी नहीं करवा पा रहे हैं, आपके गृह मंत्री जैसे ही वहां पहुंचते हैं हमले तेज हो जाते हैं, तो ये सब चीजें जो सामने आ रही हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी एंटी नेशनल और एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो कुछ इक्का दुक्का बचे हैं, वो इस टाइम पे पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं। उनको जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमेंट है वो उनसे हजम नहीं हो रही है। अगर आप बात करेंगे डेवलपमेंट की, आज आप देख लें कि रोड की डेवलपमेंट देख लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट देख लें, आप हेल्थ एंड एजुकेशन की डेवलपमेंट देख लें। मतलब इससे पहले ना तो पर्यटन था, ना सड़कें थी, कोई विकास का काम हुआ ही नहीं था। पर्यटन की कौन सी बात कर रहे हैं सर? पर्यटन तो पहले सिर्फ लाखों में आता था। अगर रिसेंट में आपको आंकड़ा बताऊं तो 1 करोड़ और 80 लाख पर्यटक जो है वो जम्मू कश्मीर में आए हैं। क्या कोई ऐसी जगह में, ऐसे एरिया में 1 करोड़ 80 लाख पर्यटक आएगा जहां पे? सवाल हमारा ये नहीं था, हमने ये पूछा इससे पहले ये पर्यटन वगैरह नहीं था ना, सड़कें भी नहीं थी वहां पर, विकास की कोई प्रक्रिया चली नहीं रही थी। सर बात वो नहीं है, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई विकास नहीं हुआ था जम्मू कश्मीर में। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या इससे पहले इस प्रकार से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने? क्या एम्स जम्मू को मिला? क्या IITs चलिए विकास को आयाम दिया, लेकिन सवाल ये है लॉ एंड ऑर्डर की जब आप बात करते हैं तो वो PDP के नेता कितना सहमत नजर आते हैं? सोहित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे मैं सर एक बात रखना चाहता हूँ कि सीज फायर वायलेशन जो इससे पहले 15,000 सीज फायर वायलेशन होती थी बॉर्डर पे, आज आप देखते हैं कि वो सिमट कर सिर्फ
कुछ सैकड़ों तक रह गई है, यानी कि 100 से 200 इंसिडेंट होते हैं सीज फायर वायलेशन के। और उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले किस प्रकार से हमारे बॉर्डर पे रहने वाले लोग, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे रहते थे, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते थे, उनके जानवर, वो खुद हमारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहने वाले व्यक्ति, इंसान, हमारे जितने भी लोग हैं, वो अपनी जानें गंवाते थे। ठीक है, आज जब देखते हैं हम समझ लेते हैं कि हमें देखने को बाकी जो वहां के दल हैं वो आपकी इन बातों से सहमत नजर आते हैं, क्योंकि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग होता है। जो भी सत्ता में होता है उसको ये लगता है कि हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी चिराग तले अंधेरा भी हो जाता है, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सीपॉल भी जुड़ गए हैं, पूर्व IPS, थोड़ा सा तब्दीली यहाँ पर हुई है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, उनका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन सोहित, आपसे समझना चाहेंगे, जितनी बातें अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने रखी हैं, आप उससे सहमत हैं? हालात बहुत सामान्य है, इक्का दुक्का लोग बचे हैं, बस उसके बाद तो कश्मीर स्वर्ग हो जाएगा। रविंदर जी, बात ऐसी है कि मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, लेकिन इन्होंने जो बात सबसे लास्ट में जो कही है सीज फायर के बारे में, ये जो कह रहे हैं कि लखनपुर से लेकर बॉर्डर तक पूरी शांति है, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत हुई है तभी तो शांति है। और अगर ये पाकिस्तान से बातचीत इन चीजों में कर रहे हैं तो कश्मीर मुद्दे पे इनको बातचीत करने में क्या परेशानी आती है, ये अभी तक हमें समझ नहीं आ रही है। नहीं सोहित जी, जो आप हर बात को अपने एंगल से क्यों देखते हैं? अगर बीजेपी कह रही है तो जरूरी थोड़ी ना कि पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हो गए। वो अपने स्तर पर अपनी चीजें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। रविंदर जी, बात ऐसी है, बात ये होती है कि कश्मीर एक समस्या बनी हुई है, इस बात को हमें समझना चाहिए। और दूसरी बात ये, जब कहते हैं कि डेवलपमेंट की बात होती है, जब से देश आजाद हुआ है, जब से भारत देश जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा है, तब से तो डेवलपमेंट हो रही है। ना तो बेरोजगारी थी, ना ही कुछ इधर टूरिज्म भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। नहीं तो पहले तो आतंकियों के साथ गलबैयां की जाती थी, उनका फेवर किया जाता था, उनके जनाजे में शामिल हुआ जाता था, पाकिस्तान में जाके बैठकें होती थी, अब हो रही हैं क्या? देखो मेरी बात समझिए रविंदर जी, पाकिस्तान में बैठ के करता कौन था, इस बात का जवाब आप हमें पहले दीजिए। हाँ, तो जो करते थे वो किनके समर्थक थे, वो कौन लोग थे? आप मुझे बताइए ना, कौन करता था पाकिस्तान? आप, यही तो बात है कि पूरे भारत में आपने जम्मू कश्मीर को एक अलग ढंग से पेश कर दिया हुआ है। हम वही चीज को हम क्लियर करना चाहते हैं। जो पत्थरबाजी होती थी, नहीं, महबूबा मुफ्ती ने जो केसेस वापस लिए सरकार में आने के बाद, 4000 से ऊपर लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, और उनके केसेस महबूबा मुफ्ती ने वापस लिए थे। वो क्या था? जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है। जम्मू उसमें आता है, कश्मीर उसमें आता है, लद्दाख उसमें आता है। मुझे एक बार बताओ, क्या जम्मू में पत्थरबाजी चलती थी? क्या लद्दाख में पत्थरबाजी चलती थी? तो यही तो जानना चाह रहे हैं, ये चीजें कम हुई है नहीं हुई है? ये चीजें कम हुई हैं? सेना के ऊपर पत्थरबाजी, सेना को कुछ भी कह देना, पाकिस्तान का झंडा लहरा देना। अगर कश्मीर में अगर 1-2 डिस्ट्रिक्ट में पत्थरबाजी होती तो आप तो पूरे जम्मू कश्मीर को पेश कर देते थे। अच्छा, 1-2 होती थी, चलिए हम इसका भी जवाब ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि 1-2 जगह होती थी, ये तो स्वीकार किया कम से कम, नहीं तो पहले तो आप ये भी स्वीकार नहीं करते थे। तो आप मुझे बताओ, पत्थरबाजी क्या दिल्ली में नहीं हो रही थी क्या? अच्छा, दिल्ली की पत्थरबाजी और कश्मीर की पत्थरबाजी एक है? बिल्कुल, राइट के लिए कोई भी लड़ रहा है आगे आने के लिए। तब तो ठीक है, आपने मंशा जाहिर कर दी। प्रखर हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद हम चलते हैं सीपॉल के पास। प्रखर, कितना सहमत हैं? कांग्रेस की सरकार में कोई अगर ठोस काम हो गया होता तो कश्मीर की स्थिति ये नहीं होती। नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है, बहुत सारी गलतियां उनसे हो गई। रविंद्र जी, पहले तो हम लोग शुरू करते हैं, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था या नोटबंदी हुई, तब कहा गया कि नोटबंदी इसलिए लाई गई कि आतंकवाद खत्म हो जाए। उसके बाद GST लगाया गया, तो बोला गया ये इसीलिए किया गया। फिर कुछ आतंकवाद तब भी बचा रह गया, तो बोला गया कि 370 को हटा देते हैं, जिसका ना कोई बेसिस है, ना कोई लीगल बेसिस है। मुकदमा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है वो किसी भी तरीके से फ्रिक्शन में और लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाने में बेहतर अपने आप को महसूस करती है। चाहे आप मूवीज देख लें जिस तरीके की निकल रही हैं, करोड़ों रुपए लोगों ने बना लिए, और कश्मीरी पंडित बेचारे हमारे भाई आज की तारीख में भी कश्मीर से पलायन कर रहे हैं, जो सन 80 के अंत में और सन 90 की शुरुआत में भी पलायन नहीं करे, वो अब पलायन कर रहे हैं। और आप बताइए, भाजपा के प्रवक्ता हमारे इतने विद्वान आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। 1990 का जो कांड हुआ था वो भाजपा के राज में तो नहीं हुआ था। कौन सा जी? 1990 हथियारबंद आंदोलन चलाया गया था, उसके बाद कई नारेबाजी की गई थी। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए ऐसा है कि कश्मीर एक प्रॉब्लमेटिक
प्लेस है, और मेरे ख्याल से मेरे जितने भी साथी हैं यहाँ पे वो सब इसमें सहमत होंगे। और प्रॉब्लमेटिक इसलिए भी है क्योंकि उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन इतनी लुक्रेटिव है, इतनी अच्छी जगह है, जिसकी वजह से सबकी उसमें निगाहें लगी हुई हैं। बात हम लोग बहुत लिमिटेड आंतरिक मैटर पे कर रहे हैं, लेकिन ये एज सच इंटरनल मैटर हमारा है, लेकिन इसमें सारी इंटरनेशनल पावर्स भी लगी हुई हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, और समय से लगी हुई हैं। तो और इंडिया ने ऐसा नहीं कि इसको बचाने की कोशिश नहीं करी। आप इस 80 की बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान ने स्टेट पॉलिसी की तरीके से टेररिज्म को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन प्रॉब्लमेटिक तो हमारे लिए सन 47-48 से है। ये इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत बातें करी गई हैं, लेकिन जैसे सीज फायर की बात करी इन्होंने कि सीज फायर वायलेशन बहुत कम हुए हैं। 2020 का स्टेटिस्टिक्स बताता हूँ, 5100 सीज फायर वायलेशन, 5100। आप चेक कर सकते हैं खुद से, किसी को भी अगर ये लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो। और जैसा कि हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आप मैं कहता हूं कि अभी कुछ समय पहले हमारे बिहार के गरीब मजदूर वहां पे गए थे, जिनको जो गोलगप्पे और पुचके बेचारे बेचते थे, उनको मार के भगा दिया गया, तो उनकी तो हम बात नहीं करते हैं। अगर सब कुछ इतनी शांति है जैसा कि प्रवक्ता साहब बीजेपी के यहाँ पे कह रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि किस तरीके से वहां पे हिंदू और कश्मीरी पंडित मार के भगाया जा रहा है, और क्यों नहीं इनमें रोष है, क्यों नहीं ये न्यूज मीडिया दिखती है। मैं तो आपको बहुत साधुवाद दूंगा कि आप इस बात को कवर भी कर रहे हैं। चलिए हम सीपाल साहब से भी हकीकत को जान लेते हैं। आप तीनों के हमने बातें सुनी। सीपाल साहब, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है, अमित शाह जी भी दावा कर रहे हैं, वहाँ के उपराज्यपाल भी दावा कर रहे हैं, और कानून मंत्री साहब भी दावा कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। हकीकत क्या है? देखिए, मैं इस सिलसिले में नहीं पढ़ना चाहता कि इस पार्टी ने ठीक किया, उस पार्टी ने खराब किया, जो आपकी बहस चल रही है कि पहले बहुत खराब था, फिर बिल्कुल ठीक हो गया, फिर थोड़ा थोड़ा हो रहा है, सीज फायर से कुछ नहीं हो रहा, अंदर से बिल्कुल आराम है। मैं इन चीजों के लिए बहस तब करूंगा जब आप बिल्कुल यूनिलैटरल बात ना करें। आप यूनिलैटरल बात तो आप ही ना करिए, क्योंकि आप तो एंकर हैं, आप दूसरे की बात सुनने की कोशिश करिए। नहीं सर, हम तो इसलिए सर सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि जब रिपोर्ट कार्ड की बात आती है, सर थोड़ा सा बोलना चाहिए। दोनों अपने अपनी जगह पे ठीक है, मैं कहता हूँ अपनी अपनी जगह पे दोनों ठीक है। अभी भी चल रहा है, पहले भी था, पहले ज्यादा था, अब कम है। पहले सीज फायर से लोग नहीं आते थे, अब नहीं आते। ये सब चीजें जो है, हकीकत क्या है, ये तो फिगर्स बता रहे हैं कि ऑलरेडी पहले से बात था या नहीं, इसके लिए मैं बहस नहीं। मैं कहता हूँ कि आज की डेट के अंदर जो कश्मीरी पंडित हैं, खास तौर पर मैं कश्मीर में बहुत देर रहा हूँ, मैंने काफी देर टेररिस्ट मूवमेंट को कश्मीर में और पंजाब में डील किया है। सवाल है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस, इस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस, कश्मीरी पंडित का, जो कश्मीर संघर्ष समिति है पंडितों की, उन्होंने आज तक 19 में जब सब माइग्रेशन हो गए, वो कहते रहे हम तो रहेंगे यहाँ पे। ये जो पंडितों की KPSS संगठन है, ये कहते थे हम तो वायलेंस को बर्दाश्त करेंगे, हम तो यहाँ रहेंगे। आज उस समिति ने भी ये बयान दिए हैं कि यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, हम मरेंगे, हर दूसरे दिन कोई इंसिडेंट हो रहा है। सवाल यह है कि कॉन्फिडेंस जो है किसी भी कम्युनिटी का, जब लैक होना, कम होना शुरू करता है, तो वो बड़ी डेंजरस पोजीशन होती है। एक बात। सेकंड बात जो कह रहा हूँ कि इसका दूसरा असर ये हो रहा है, रिहेबिलिटेशन, रिटर्न रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया। रिटर्न रिहेबिलिटेशन, उन्होंने कहा कि लोगों को वापस किया जाए, उनको वहाँ गवर्नमेंट की नौकरियां सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जाए। उन्होंने भी कह दिया, वो एब्सेंट हो गए अब ड्यूटी से, कि हम रिटर्न रिहेबिलिटेशन हमें आपने यहाँ भेज दिया है, लेकिन यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये हो रही है, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, कल हमें मारे, उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पर ड्यूटी पे जाना मना कर दिया। तो वहाँ का जो व्यू है उसको मद्देनजर उन्होंने ये कहा, वी अप्रोच द डिप्टी कमिश्नर शोपियां and the divisional commissioner to increase security in our area. They did nothing. They are responsible for this killing. ये कुमार जो है वो ब्रदर्स ने इसके लिए कहा, जिनके मारे गए। अब मालूम ये बात होती है कि क्या वहाँ पे कॉन्फिडेंस शेक हुआ है कि नहीं। अगर वहाँ कॉन्फिडेंस शेक हो गया, अगर माइग्रेंट पंडित जो एम्प्लॉय वहाँ पे गए हैं, रिक्रूट एंड रिटर्न की पॉलिसी में वो पैकेज प्रोग्राम था यूनियन गवर्नमेंट का, अगर वो इसको बायकआउट करना शुरू कर दिया ऑफिस में, वैली के अंदर, तो क्या मतलब है।
वो कहते हैं तो इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के लिए हमें भेज दिया। इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव भी वहाँ रहा है। मैं कह रहा हूँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह क्या मानते हैं? इसका मतलब व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं। देखिए, जो इंसर्जेंट्स होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, उनका मुद्दे नजर ये होता है, आपने एक जगह बम फेंका, फर्ज कर लीजिए हमारे पास इतनी फोर्स है, एक जगह आपने बम फेंक दिया एक जगह ऊपर एक सेंसिटिव एरिया में, अब पुलिस को मालूम नहीं होता कि नेक्स्ट बम कहाँ फेंकेंगे। हमको सब जगह कवर कर रहे, इतनी वैली के अंदर जितनी जगह इस किस्म को कवर किया मुश्किल होता है। इंसर्जेंट का मतलब ही ये होता है। लेकिन एक परेशानी ये आती थी पहले, सीपाल साहब, एक परेशानी पहले ये आती थी कि आपसी सामंजस्य सही नहीं होता था। क्या वो आपसी सामंजस्य लोकल यूनिट और जो IB उसके बीच में ठीक हुआ है, जो बाकी इंटेलिजेंस? ये लोकल तो जो वहाँ है, आज की मैं स्थिति बता रहा हूँ। KPSS ने 1990 में जब लोग सारे पंडित निकलने लगे तो एक KPSS था, उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ रहे। It requested the Kashmiri Pandit not to leave Kashmir Valley. उन्होंने ये कहा। आज की डेट में जब परसों स्टेटमेंट किया है, उन्होंने कहा we request we withdraw our statement, the Kashmiri Pandit should now withdraw, don't allow them to be killed। ये उन्हीं की स्टेटमेंट है जो 1990 में कहते हैं हम यहाँ स्टैंड लेंगे, खड़े हो जाएंगे। ये कश्मीरी पंडित KPSS की है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कश्मीर एक ऐसी जगह बन गई है या अमन शांति है ये है, तो ये किलिंग जो है कैसे स्टॉप करनी है ये देखना है गवर्नमेंट को। और इसका ये नहीं मैं कह रहा कि वहाँ इंसर्जेंसी है या आगे से ज्यादा है, आगे से कम है, ये तो फिगर बता रही हैं जैसे आगे से कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन ये बिल्कुल कह देना कि बिल्कुल सेफ है, आप रिटर्न हो जाए। तो कश्मीरी पंडित जो ऑलरेडी आए हैं उन्होंने साइकोलॉजी तो क्रिएट कर दी कि हम चलते हैं तो वहाँ रिटर्न रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई जो है, और उनको जो उम्मीदें बनाई गई उसमें भी उसमें कॉन्फिडेंस उनका लूज हुआ। मंजूर नाइक साहब, आपने सुना कि कॉन्फिडेंस की कमी तभी आती है जब चीजें वहां पर खराब होती हैं। आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। सर देखिए, हम जो भी बात करते हैं हम आंकड़ों को लेकर बात करते हैं, हम कोई हवा में बात नहीं करते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी मैं सुन रहा था और PDP के प्रवक्ता को भी मैं सुन रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, मैं कहता हूँ इतना अनफॉर्चुनेट है, इन्होंने कहा कि कश्मीर एक प्रॉब्लमेटिक प्लेस है। अरे कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, कश्मीर हमारे सिर का ताज है, आप उसको कैसे कह सकते हैं वो प्रॉब्लमेटिक प्लेस है? दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आप कांग्रेसियों, आप PDP और आप NC वालों के हाथ खून से रंगे, हमारे कश्मीरी पंडितों के खून से रंगे हुए। आप लोगों ने क्या किया है उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए? आप लोगों ने उस टाइम पे 1990 में क्या रोल प्ले किया है? मेरी बात सुनिए, पहले मुझे अपनी बात आ रहे हैं प्रखर जी, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, जवाब लेंगे। जब ये बात कर रहे थे तो मैंने बड़ा पेशेंटली सुना, इनको पेशेंटली सुनना चाहिए। आप बोलिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं सर, आंकड़ों की बात करते हैं 2014 और खास तौर पे 2019, 5 अगस्त 2019 के बाद अगर आप मिलिटेंसी इंसिडेंट्स की बात करेंगे, मिलिटेंसी अटैक्स की बात करेंगे तो 74% डिक्लाइन जो हमें देखने को मिला है। आप किन आंकड़ों की बात कर रहे हैं? आप जो कह रहे हैं फैक्ट्स के आधार पर बात करते हैं, किन फैक्ट्स के आधार पर बात कर रहे हैं? 2014-15 के आंकड़े और 2020-21 के आंकड़े या 21-22 के आंकड़े बराबर के हैं लगभग? 2000 बड़े हैं बल्कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 और 35A को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने रिवोक किया, उसके बाद की सिचुएशन आप देख लीजिए और उसके पहले की सिचुएशन आप देख लीजिए। देखिए, ये बात समझने की जरूरत है तमाम देशवासियों को कि आर्टिकल 370 को एज अ टूल NC ने, PDP ने इस्तेमाल किया पावर में लाने के लिए। जिनके साथ आपने गठबंधन किया वही कह रहे थे आपके खिलाफत करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमको तो बंदी बना के रख लिया गया है। तो कश्मीर में जब गठबंधन किया था ना सर, जब हमने देखा कि भाई हमारा एक लक्ष्य है, हमारा एक टारगेट था कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। जब हमने देखा कि भाई इनकी एक्टिविटीज जो है उसके हमारे रास्ते में आ रही है, हमने इमीडिएटली जो है इनसे अपना पोलिशन जो है वो तोड़ दिया और आप देखते हैं कि हमने आर्टिकल 370 और 35 को रिवोक किया। और उसके बाद आप देखिए कितनी सिक्योरिटी में चेंजेस आई है। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी का आपको क्या एक भी इंसिडेंट मिला? नहीं मिला। पहले बंद की कॉल्स होती थी सर, पूरे 6 महीने जो है कश्मीर बंद रहता था। आज आप मुझे बताइए 5 अगस्त 2019 के बाद क्या कोई कश्मीरी में सर 35 से 40 कश्मीरी पंडित जिनकी आप मशाल उठाए हुए थे वो आज पलायन करने को तैयार हैं, डर के साए में जीत रहे। आपको याद होगा प्रदर्शन भी हुआ था। लेकिन मनोज सिन्हा जो कि वहां के उपराज्यपाल हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता
चैन से नहीं बैठेंगे। किरण रिजिजू जो कानून मंत्री, उनका कहना है कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति पहले से बेहतर है। विरोधाभास है या वास्तविक रूप से जो भी चीजें पटल पर आ रही हैं उसमें सच्चाई भी है? खैर, हम चलते हैं प्रखर के पास, क्योंकि उन्होंने एक बात की थी, प्रॉब्लमेटिक स्टेट की बात की थी। प्रखर, ये जवाब जरूर जानना चाहेंगे कि प्रॉब्लमेटिक स्टेट क्यों है? पहली बात तो मंजूर जी को करेक्ट करना चाहूंगा, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, ये दिखाई भी दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2 बात, रविंद्र जी आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि प्रॉब्लमेटिक क्यों है। प्रॉब्लम, कश्मीर प्रॉब्लमेटिक प्लेस है एज फार एज प्रॉब्लम इज कंसर्न बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि प्रॉब्लम है। शिमला समझौता हुआ, दुनिया भर के समझौते हुए, लाहौर में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं अटल बिहारी जी, उसके बाद भी हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे दुनिया भर के लोग लाहौर जाते हैं और आतंकवादियों तक को छोड़ के आते हैं अफगानिस्तान। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उसमें तो कुछ बताने की बात नहीं है, ठीक है। ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, शायद उसके बाद भी कभी नहीं हुआ। ये भी खाती बीजेपी ने ही डाली है। वैसे प्रॉब्लमेटिक की जहां तक बात है, तो प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लमेटिक कहना कोई गलत नहीं है। इसके ऊपर बहुत विस्तृत डिस्कशन है इंटेलिजेंसिया में भी, रिसर्चर्स में भी, कि व्हाई इज कश्मीर अ प्रॉब्लमेटिक प्लेस फॉर ऑल द कंट्रीज इन्वॉल्व, स्पेसिफिकली हियर पाकिस्तान एंड इंडिया। तो इसमें मेरे ख्याल से आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इस पे इतना उद्वेलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात, आपने बात कही कि कांग्रेस ने बनाई, तो आपको याद दिला दूं कि 2005 से पहले बंदूकें चलती थी उसी लाल चौक पे, और वो 2008-9 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसको आइडेंटिफाई किया था कि ये हमारे लोकल्स हैं, तब जाकर के वो पत्थर पे आया। जिस तरीके की बात हम सोचते हैं, सी पॉल जी ने बहुत एक सधी हुई बात कही कि जो आज की तारीख में हम देख रहे हैं वो किसी एक सरकार की खाती नहीं है। एक सरकार ये नहीं कह सकती कि हम इसको ओन करते हैं। और 2018 तक आतंकवाद हमारा कम हुआ, 2018 के बाद से स्टीप राइज हुआ क्यों? इसका कोई सवाल इनसे पूछे और इसका ये जवाब दे पाए तो मैं बहुत अच्छा मानूंगा। आज की तारीख में कश्मीर को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं मिनरल्स की तरीके से, मिनरल की माइन की तरीके से आप कश्मीर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वहां पे एक नया वो मल्टीप्लेक्स आप बना रहे हैं, लेकिन आप बात नहीं करते हैं कि आप पूरे देश में नौकरियां कम कर रहे हैं। नौकरियां कहां से आएंगी? केवल प्राइवेट सेक्टर नौकरी देगा क्या? सरकार नौकरी नहीं देगी। और जहां तक बात है केंद्रीय आंकड़ों की, तो आंकड़े तो हमको पता ही नहीं लगेंगे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से सारे के सारे आंकड़े तो केंद्र सरकार के हाथ में। हमें क्या पता लगेगा? कुछ नहीं। हम आरटीआई पे आरटीआई डालते रहेंगे और अपील पे अपील करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, तो अभी तक कोई ऐसी डाली है क्या आरटीआई जो आपको पता लगा हो? नहीं, मैंने खुद नहीं डाली, लेकिन मल्टीपल लोगों ने मेरी जानकारी में डाली है। अपील पेंडिंग है इन्हीं चीजों को लेकर के कि कितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं। अब जवाब ले लेते हैं मंजूर नाइक साहब। जवाब नहीं मिलता, आंकड़े तो सरकार की देन है, जैसे चाहे बता दे। बेसिकली सर बात ऐसे है कि कांग्रेस का शुरू से ही रहा है कि उन्होंने आंकड़े अपने हिसाब से ही बनाए जब वो पावर में थे। तो ये सोचते हैं कि भैया जैसे हम करते थे वैसे शायद भाजपा सरकार भी करती होगी। इन्होंने नाम लिया अभी लाल चौक का, कि लाल चौक में जो है वहाँ पे बंदूकें चला करती थी। तो 2009 के बाद जब कांग्रेस और एनसी की सरकार आई तो हमने कंट्रोल किया। तो इन्होंने कंट्रोल करने का दावा कर रहे हैं, तो मैं बड़ी शान के साथ और बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आज उसी लाल चौक में कश्मीर का हर बच्चा, हर नौजवान हाथ में तिरंगा शान से उठा के जो है तिरंगा रैली निकाल रहा है। क्या ये आपको नॉर्मल सी दिखाई नहीं दे रही है? जिस कश्मीर में आप लोगों की सरकार के नेतृत्व में कश्मीरी शख्स, हर वो प्रो नेशनलिस्ट व्यक्ति अपने आप को अनसिक्योर, इनसिक्योर फील करता था कि किसी प्रकार से अगर मैंने तिरंगा उठा दिया तो ये लोग जो है हो सकता है कल को मेरे घर पे आके मेरा कत्लेआम कर दे, मेरे परिवार का कत्लेआम कर दे। आज अच्छा, एक सवाल और हम आपसे इस बीच पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप ये तो फिर सब जो भी हकीकत है वो जानते हैं। ये जब भी कोई वापस सवाल पूछता है, कोई भी विपक्षी दल का नेता आपसे कोई सवाल कर देता, तीखा सवाल कर देता, तो आप इतना भड़क क्यों जाते हो? इतनी नफरत क्यों है विपक्षी दलों से? देखिए बात जहाँ पे कि मतलब खून से हाथ सने बना दिया उन्होंने। अगर प्रॉब्लमेटिक स्टेट कह दिया उन्होंने कि इस पे रिसर्च चल रही है, सारी चीजें होती हैं, सवाल जवाब होते हैं, बड़ी बातें हैं, तो उन्होंने कि इसकी जानकारी होनी चाहिए, तो उसमें खून से हाथ कैसे सन गए? पिछले मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात कर रहे थे ना, ये बात कर रहे थे कि कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे थे। अरे भाई, कश्मीरी पंडितों का 1990s के बाद आपने किया क्या? उनको रोकने के लिए, उनका पलायन रोकने के लिए आप लोगों ने किया क्या? अगर आप लोगों ने थोड़े भी एफर्ट्स दिखाए होते, आज इतना बड़ा मास एक्सोडस जो है वो कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं होता। नहीं, तो उसके लिए तो सीपाल साहब ने भी बताया ना, किसी एक सरकार की ये नहीं है करनी बात, वो नहीं है सर बात। अच्छा, तो क्या मतलब उनकी बात को भी नहीं मानेंगे आप?
नहीं मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट थी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इन लोगों ने उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए क्या किया? मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का दो बार का कार्यकाल आप उठा के देख लीजिए, उन्होंने उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए क्या किया? उन्होंने, अब मैं गिनवाता हूँ ना, आप सुनिए कांग्रेस के नेता जी, आप सुनिए मेरे, अब मैं बताता हूँ, प्रखर आ रहे हैं, बताता हूं कि हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एम्पावर किया। हम लोगों ने कश्मीरी यूथ के हाथ से पत्थर लेके उनके हाथ में टैबलेट दिए, उनके हाथ में पेन दी, कॉपीज दी, उनको मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, चलिए ठीक है, ये आपने बात मान ली सीपाल साहब, युवाओं के लिए, ठीक है, आपकी बात मान ली, विकास के कई काम किए आपने और मुझे लग रहा है जनता बेहतर जवाब। सीपाल साहब, इनका कहना है कि सारे विकास के कार्य जो तेजी से आगे बढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा है। जो हुआ विकास हो रहा है या नहीं, हाँ, तो आंकड़े, लेकिन जो मैं आपको एक आज की स्थिति की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, वही जानना चाहता हूँ। हाँ, आज के दिन के अंदर पिछले कुछ दिनों से, पिछले महीने से हर वक्त कोई ना कोई टारगेटेड किलिंग हो रही है। ये जो टारगेटेड किलिंग आमतौर पर हर जो टेररिस्ट होता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा टारगेट किलिंग करती है। टारगेट किलिंग से उनमें अफरा तफरी फैलेगी। और जैसे पंजाब की बात करता हूँ, जब पंजाब में टेररिस्ट हुआ था तो टेररिस्ट ने जो हमारे पास यूपी से जितने भी मजदूर आते, एक दफा उन्होंने 23 मजदूरों को मार दिया रात रात सोए हुए। तो उनका टारगेटिंग किलिंग होता है ताकि यहाँ से सारे के सारे हिंदू जो यूपी से आए वो दौड़ जाए। टारगेटिंग किलिंग से अफरा तफरी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, मैं ये ऐसी घटना जो हुई ना सीपाल साहब, 12 मई को बड़गांव में राहुल भट्ट की हत्या की गई, जिसके बाद कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन भी किया था और उसके बाद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसके बाद ये चीजें बढ़ती गई, तनाव बढ़ता गया। ये और एक बात मैं आपको लास्ट करना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए जी, अगर पेशेंस से जी। ये हर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कंडेम कर रही है। इट्स वेरी सैड। लोन ने कंडेम कर दिया है, महबूबा मुफ्ती ने कंडेम कर दिया है, अब्दुल साहब ने कंडेम कर दिया। तो कंडेम करने का मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल अब है, अब आप बोर्ड है सारे कंडेम करने का। एक जगह पे यहाँ तक कह दिया गया कश्मीरियों ने कि जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो उनको सेफ रख के ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है। उस यहाँ तक है, उन्होंने कहा जहाँ पे यात्रा हुई है, अमरनाथ यात्रा, उसको बिल्कुल सेफ यात्रा क्यों हुई। वहाँ पे ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, इतना ज्यादा फोर्स लगाई जाती है कि कोई इंसिडेंट ना हो जाए ताकि बाहर फैल ना जाए। हम लोग इग्नोर है, वो ये कहते हैं हम लोगों के ऊपर, हम 1990 में बाहर, अब तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि जो कश्मीरी पंडित चले गए हैं माइग्रेट करके, वो भी घी खिचड़ी हो रहे हैं पॉलिटिशियन के साथ। वो हमारे काज को जो हम यहाँ बैठे हैं उनको देख ही नहीं रहे। अब इनको मद्देनजर रखते हुए आज की जो स्ट्रेटजी बनानी है, जो एंटी टेररिस्ट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, उसमें खास तौर पर ये ख्याल रखना चाहिए कि कौन कौन सी टाइप की टारगेट किलिंग हो सकती है। तो सीपाल साहब, हम ये भी जानना चाहते हैं, जैसे कह रहे हैं नाइक साहब कि हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं, तो अगर वर्तमान आंकड़ों को देखा जाए और हकीकत को देखा जाए तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है अंदरूनी। मैं इसमें ये कमेंट कर रहा हूँ एट द फेस ऑफ इट, एट द फेस ऑफ इट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आंकड़ों की, क्योंकि ना मैं इन आंकड़ों में बिलीव करता हूँ, ना ही कोई ये आंकड़े कुछ बताएंगे, असल आंकड़े कुछ होंगे, कांग्रेसी कुछ और आंकड़े में, बिल्कुल मतलब की बात पॉलिटिकल पार्टियों के आंकड़ों को मैं मद्देनजर नहीं रखता। लेकिन जो एपरेंट सिचुएशन है, तो कुछ ना कुछ मैं कहूँगा कि टेररिज्म डाउन आया है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ टेररिज्म का जो दबाव था वो कम हुआ है, बट इट डज नॉट मीन के दबाव होने से हम सो जाएं। अब फिर शुरू हो गया, तो फिर आप अप एंड डाउन, हमको वहाँ नागालैंड में कई साल हो गए वही सिचुएशन, एथनिक सिचुएशन हो रही है। चाहे किसी और मतलब 100 साल लगा देते हैं। पंजाब में भी ऐसा हुआ, चाहे हमने स्ट्रांगली डील किया या किस तरह भी डील किया, हमने ऑपरेशन की, गिल साहब थे, मैं से, हमने ऑपरेशन ऐसे की ताकि एक दफा तो खत्म करें। किस तरह खत्म करना है, मैं ये नहीं सुझाव दे रहा कि पंजाब और कश्मीर की सिचुएशन एक जैसी है, बिल्कुल डिफरेंट है। इनफैक्ट अगर देखें तो कश्मीर में सिचुएशन ज्यादा इंट्रिकेट है।
क्योंकि साथ में बॉर्डर है। मंजूर नायक साहब सुन लिया होगा है, तो इनको खास तौर पर मेरी सिर्फ ये सुझाव है, खास तौर पर जो हमारी एंटी टेररिस्ट फोर्सेज है, खास तौर पर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे कर रहे हैं, खास तौर पर श्री मनोज सिन्हा हमारे गवर्नर साहब हैं, एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाए जहाँ पे उनको ये जो फिर बैक टू नंबर 1 तो ना चले जाए, आज शुरू हुआ है कल को करते रहे, फिर आप सेव करते रहे। लोगों की एक मौत पे या 2 मौत या 4 मौत से नहीं, मौत जब हो जाती है तो उस परिवार के ऊपर बड़ा असर होता है, परिवार के साथ सारे फैमिली के साथ साथ बाकी लोगों को भी असर होता है, बाकी इंटरनेशनल असर होता है। तो हमको जो एंटी टेररिस्ट स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, इट नीड्स रिवीजन टू द एक्सटेंट कि हम उन टारगेटेड किलिंग प्लस और किलिंग कैसे हो, और बम हो सकते हैं, कई वनरेबल प्लेसेस पे हो सकता है, कई वाइटल पॉइंट्स पे हो सकता है। तो ये जो है इन पॉइंट्स को मद्देनजर रख के हमें एंटी टेररिस्ट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ताकि ये रोज का एक दफा हुआ, 2 दिन बंद हुआ, फिर शुरू हो गया, फिर बंद हुआ, उससे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, अफरा तफरी ज्यादा हो जाती है। जो अगर हमने अचीव किया भी है कुछ, तो उसके ऊपर भी नेगेटिव हो जाता है आदमी। ठीक है, सोहित शर्मा जी, चलिए नेगेटिव तो आप आंकड़े और वो कॉन्फिडेंस जगाने की हमें कोशिश करनी होगी। अगर ये चीजें एक भी किलिंग होती है तो निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस, रिवाइव द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, ठीक रिवाइव करना पड़ेगा। सोहित शर्मा, अब जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर भी लगे, वही बात मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि वर्तमान स्थिति के जो आंकड़े सामने आए हैं, जैसा कि नाइक साहब कह रहे हैं, वो तो बेहतर है, और आपके जो दावे हैं वो झूठे नजर आ रहे हैं। देखो, दावे किसी के कोई झूठे नहीं होते हैं, बात सिंपल सी है। 2002 में जब पीडीपी कांग्रेस की हुकूमत बनी थी, उसमें जो सेंटर में हुकूमत थी वो वाजपेयी साहब की थी। उसी दौरान ये पीएमआरवाई कश्मीरी पंडितों के लिए जो सर्विस का जो तरीकाकार बनाया गया था, ये उसी समय से बनना शुरू हो गया था। उस समय जो हालात थे, उस समय कश्मीर में जो हालात थे, उस समय हम जितने भी कश्मीरी पंडित थे जो जॉब करते थे, उनको हम जम्मू में सैलरी देते रहे कि जब तक कश्मीर में हालात सामान्य नहीं होते हैं तब तक ये कश्मीरी पंडित जम्मू में लेंगे। लेकिन अब हालात क्या बन गए हैं रविंदर जी, ये मैं आपको बताना किसकी वजह से हालात बन गए? आप लोगों का सहयोग उनको नहीं मिल पा रहा है या इसके पीछे कुछ और बात है? पहले बात तो सुन लीजिए। अब हालात क्या बन गए हैं कि 10 लाख जम्मू कश्मीर में फौज होने के बावजूद भी टारगेट किलिंग बढ़ गई। अशोक भट्ट जैसे लोगों को तहसील ऑफिस के अंदर जाकर किल किया जा रहा है। ये एक शोपिया में जो कश्मीरी पंडित को मारा गया, वो सिक्योरिटी जोन के अंदर जाके मारा गया, जहाँ पे हथियार भी नहीं पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे हथियार मारा गया। ये एक क्वेश्चन मार्क है। ये टारगेट किलिंग कौन कर रहा है, ये अभी तक हमें भी समझ नहीं आ रहा है। और अभी भी कश्मीरी पंडित यहाँ जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो जॉब है उसको सेव किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आपको कश्मीर जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। ये हालात बन गए हैं। इस समय जो अमित शाह जी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य है, जब अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए थे, कश्मीरी पंडित से ये लोग मिले भी नहीं थे। ये हालात तो आप लोग इतनी बेहतरीन बातें करते हैं, आप सोहित जी इतनी बेहतरीन बातें करते हैं, आपकी पार्टी कभी कभी बड़ी अच्छी बात कर देती है, तो भरोसा क्यों नहीं जगा पा रहे वहां के लोगों पे? देखो, भरोसा इस समय हालात यूटी किसने बनाया, मुझे इस बात का जवाब दो। स्टेट को यूटी में तब्दील करना किसने इनको हक दिया? जम्मू कश्मीर की जनता ने कभी आंदोलन किया था? तो वो तो कह रहे हैं विकास को लेकर काम किए हैं, आगे आने वाले समय विकास होगा। अभी तक तो जो विकास है वो मैं आपको बताता हूँ। बेरोजगारी सेकंड नंबर पर आ गई जम्मू कश्मीर की। दूसरी बात, ये जो स्कैम, एसआई का स्कैम हो गया, एफए का स्कैम हो गया, जेई का स्कैम हो गया, ये स्कैम बढ़ रहे हैं। परिवारवाद था, सब भ्रष्टाचार होता, अब तो परिवार 3 साल तक खत्म हो गया। अब ये कौन चला रहा है? वो तो कह रहे हैं हम टेबलेट भी बांट रहे हैं, विकास की तरफ युवाओं का रुझान बढ़ रहा है, अब आतंक की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर घोटाले हो रहे हैं। में आटा फ्री दे रहे हैं, ये कहते हैं हम जम्मू कश्मीर में आटा फ्री दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, लेकिन साथ में पानी नहीं दे रहे। अच्छा, तो मतलब 4 चीजें अगर दे दी और एक चीज नहीं दी, उस पर आप देख रहे हैं? देखो, तो आप ये बताओ कि आपकी जब सरकार थी या आप जिसके साथ गठबंधन बना के आए थे, आपने जम्मू कश्मीर को क्या दे दिया? रविंदर जी, नहीं, आप हमें ये बताइए ना, आपने जम्मू कश्मीर को क्या दे दिया? आप लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक कर पाए? आप आतंकवाद को कम कर पाए? अगर किया होता तो निश्चित तौर पर जनता का भरोसा आप पर होता। 2002 से जब मुफ्ती साहब की हुकूमत बनी,
हाँ। तब मुजफ्फराबाद के रोड खोले गए, हालात को सामान्य किया गया, टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बराबर का हक दिया गया। इस बात को तो आप पब्लिक करें, पूरे भारत में बताएं। हमने तो कभी देश विरोधी कोई बात नहीं की। हमारी अच्छा, तो नारे जो नारे लगते थे भारत विरोधी, वो कहाँ लगते थे? झंडे ना फहराने की बात होती तो वो कहाँ होती थी? आज जो झंडा फहराने की लाल चौक पर बात हो रही है, वो कब होती थी? नारे तो आपको दिल्ली में भी सुनने को मिलेंगे, आए प्रकार आ रहे हैं, यूपी में भी सुनने को मिलेंगे, बंगाल में मिलेंगे। डेमोक्रेसी किसी को आप रोक सकते हैं? तो युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने की कहाँ काम किया जा रहा था? पत्थर जब फेंकते तो युवा, तो उनको क्यों नहीं बहलाया जा रहा था? क्यों नहीं बताया जा रहा था कि ये सब गलत है? रविंदर जी, एक बात और मैं आपको बता दूं, 2002 में ऐसे हालात है कि हम युवा को रोजगार नहीं दे सकते थे, लेकिन हमने रहबरे तालीम, रहबरे जंगलात और रहबरे फॉरेस्ट के तहत क्यों नहीं दे सकते थे? जो इतने वर्षों के बाद भी अगर कोई दल ये कहे कि हम रोजगार नहीं दे सकते थे, क्यों नहीं दे सकते थे? पीडीपी का जन्म 2000 में हुआ, हाँ, ठीक है, और उस 2000 के बाद, उस 2000 से पहले के जो हालात थे काफी ज्यादा खराब थे। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ी हुई थी, ठीक, लेकिन हमारा ये हालात है कि हम नौजवान को रोजगार नहीं दे सकते थे। लेकिन ये मुफ्ती साहब की हिम्मत है, उनकी वो आदर्श थे जिन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिए। अच्छा। आज तो ये हालात है कि जो हमारी बेरोजगारी है वो भी दूसरे नंबर पर आ गई है। ये भी बता दीजिए किस आधार पर सरकार बनाई थी और क्या क्या नारे लेकर आप आए थे? खैर, प्रखर कुछ बोलना चाहते हैं। प्रखर, जम्मू कश्मीरियों ने बीजेपी से 370 हटाने की बात नहीं करी, इन्होंने 370 हटा दिया। जम्मू कश्मीरियों ने डिमोनेटाइजेशन नहीं मांगा, इन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया। मल्टीपल बात ये है कुल मिलाकर के कि जब इन्होंने 370 हटाया तो इनको अगर जमहूरियत या डेमोक्रेसी पे विश्वास था तो इन्होंने सारे एक्स-सीएम्स को जेल क्यों कर दिया? सब नजरबंद क्यों थे? कांग्रेस के सारे बड़े लीडर्स को, सोच साहब को इन्होंने नजरबंद कर दिया। सोच साहब कैमरे से निकल करके बता रहे हैं 80 साल के आदमी, उनको नजरबंद कर दिया, ठीक है। पीडीपी की मुफ्ती मोहम्मद सईद जी को उन्होंने नजरबंद कर दिया। आपको किसी भी तरीके से ये लगता है कि आप ही देश के लिए सबसे अच्छा कर सकते हैं, और जितने दल आपसे पहले आए थे, जितने दल आपके बाद आएंगे, सब नाकारे और निकम्मे हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया। और आप वैक्यूम में आए थे तो संविधान भी इन्होंने ही दिया, सब कुछ इन्होंने ही किया जो किया, और यही करेंगे। मंजूर साहब, रविंदर जी ने कहा अपने अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता आपको? जब हमारे कपड़े अच्छे हैं। जब आर्टिकल 370 जो है हमने रिवोक किया तो हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को नजरबंद किया। तो उनको बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 जो है वो 2019 में हमने रिवोक किया था, एब्रोगेट किया था, और मुफ्ती साहब की जो डेथ है वो 2015 में हुई थी। थोड़ा सा आप इसको भी देख लें। खैर, छोड़िए इस बात को, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सर रविंदर जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 2 मिनट प्लीज थोड़ा शांति से मुझे सुनिएगा कि हिंदुस्तान ने मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे पहली बार हिंदुस्तान ने अपने आप को सारी दुनिया के सामने बताया कि हम एक सॉवरन देश हैं। हम सॉवरन देश हैं, हम इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमेशा क्वेश्चन उठाते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पूरी तरह से सक्षम है। कोई भी एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट होगा, उसको न्यूट्रलाइज करना हो, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना हो, उसके लिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है पूरी तरह से सक्षम है, और हमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का कभी मनोबल नहीं गिराना चाहिए। यही तो दिक्कत हो जाती है ना। मंजूर नाइक साहब, आपकी जब से सरकार आई तभी तक ये सब चीजें दुनिया को पता लगी। इससे पहले तो दुनिया भारत को जानती नहीं होगी। सर, इससे पहले जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा कहाँ? हमारे नौजवानों के हाथ में तो पत्थर इन्होंने समा दिए, नौजवानों के हाथ में बंदूकें समा दी। हमारे पीडीपी वालों ने, नहीं, आप ऐसी बात कर देते हैं। सर सुनिए, जितने भी पीएम आए या जितने भी देश के गृह मंत्री आए, किसी ने कोई काम नहीं किया। आप तो सब पे सवाल खड़े कर दे रहे हैं फिर तो। सर मेरी बात सुनिए ना, मैं डेवलपमेंट गिनवाता हूं अभी। मेरी कहने का नहीं, मैंने डेवलपमेंट की अभी बात नहीं की, आपकी उस बात की जवाब किया जो आप सोवरेनिटी की बात कर रहे थे। नहीं, सोवरेनिटी की बात ना करूं तो और एनसी वाले पीडीपी तो यही तो जानना चाहता हूँ। ये मतलब आपकी सत्ता में सरकार आने के बाद ही पता लगा ना, बाकी तो पहले दुनिया को कुछ पता ही नहीं था। सर, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वजह से कोई भी तरक्की का काम हो कहाँ रहा था, आप मुझे बताइए। जम्मू कश्मीर में सारे हालात मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई 1000 से ज्यादा सेंट्रल लॉ जो थे वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल थे। मेरी बात सुनिए, आज मुझे बताइए रविंदर जी कि फॉरेस्ट राइट, वो पूछ रहे हैं जीडीपी ग्रोथ कितनी थी, और इससे पहले भी मेन स्ट्रीम में युवाओं को लाने की कोशिश की गई थी।
क्रिकेट मैच तक कराए जाते थे और परीक्षाएं होती थी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश हो रही है? पीडीपी वाले अभी कह रहे थे, इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने आरटी लगाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रहबरे तालीम इन लोगों ने लगाए थे, सिर्फ 1500 रुपए पर मंथ उनको दिया इन्होंने। उसके बाद वो बर्डन पड़ा रहा हमारी स्टेट एक्सचेकर पे, उसको 30,000। सोहित कुछ कहना चाह रहे हैं, सोहित कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं सोहित। 5 साल के बाद तो पक्के होने थे। तो आप मुझे ये बताओ, आपने जो अब जो हालात बनाती हुए, देखो रविंदर जी, एसआई का पेपर होता है, बच्चे पेपर देते हैं, उसमें सिलेक्शन होती है, सुनिए ना, उसमें ना सुन लीजिए, सवाल तो ले लें। आ रहे हैं मंजूर साहब आपके पास। पक्के होते थे तो 2014 में जो 14-15 में जो 30,000 आरटीज को परमानेंट किया हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। ओ भाई, पीडीपी हुकूमत के साथ मिलकर किया, आप अपने पे नाम मत लो। आपने तो जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया। बात करते हैं। रही दूसरी बात, जहाँ तक सिक्योरिटी की बात थी, आपने तो जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा मोदी गवर्नमेंट ने पहली बार, रविंदर जी इनसे एक बात पूछिए, आपने 370 का एग्रीमेंट किया था कि हम 370 को हाथ नहीं लगाएंगे। इन्होंने 370 को हाथ लगाया, इन्होंने धोखा दिया जम्मू कश्मीर की जनता को। जवाब दीजिए मंजूर नायक साहब कि जब बातचीत हुई, सत्ता में आने से पहले वादा किया जम्मू कश्मीर की जनता के साथ आर्टिकल 370 को लेकर, और अचानक से ये सारी चीजें घटित हो गई। देखिए, आर्टिकल 370 को लेकर कभी भी भाजपा सरकार या भारतीय जनता पार्टी जो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी, ना किया। और डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी, 70 साल से ये प्रण हम लोगों ने लिया हुआ था कि आर्टिकल कौन सा प्रण था? तो अभी आए हैं, कश्मीर को पूरी तरह जम्मू कश्मीर की जनता ने कौन सा प्रण लिया था? ये बता दें, कहाँ पे एग्रीमेंट, कहाँ पे वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की कॉपी दिखा दीजिए आप मंजूर नायक। ठीक है, ठीक है, आप विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और आतंक की जो घटनाएं रुकी हैं देश के अंदर वो भी अच्छी बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात कर रहे हैं, हालात सामान्य हैं, तो सीपल साहब ने बहुत अच्छी बात की। अगर लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी आती है, वहाँ से लोग पलायन करने लगते हैं, तो फिर सवाल तो उठना आप लाजमी है आपके ऊपर। और उसके बाद आप, चूंकि आप आंकड़ों की, एक मिनट बात सुन लीजिए, उसके बाद भी अगर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो आंकड़े कैसे सही माने कि लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, ठीक है, उस आकस्मिक बैठक भी बुलाई जाती है और लगातार उस पर बातचीत चर्चा भी जारी है, फिर ये कहा जाए कि हाँ सब कुछ सामान है, तो कैसे मान लिया जाएगा? देखिए सर, जम्मू कश्मीर को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है लगातार, मैं कहता हूं कि हर हफ्ते जो है जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को जो है रिव्यू किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कश्मीर में टारगेट, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 2014 में 222 मामले आए थे आतंकी घटनाएं, 2015 में 208, 2016 में 322, 2017 में 342, 2018 में 614, 2019 में 594, 2020 में 244 और 2021 में 229। आप कह रहे हैं कम हो गई चीजें, तो आप खुद ही तो बता रहे हैं कितना डिक्लाइन हो रहा है, स्टीप डिक्लाइन हो रहा है इसमें 2014-15 के सर। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जम्मू कश्मीर को एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने देखा कि भाई ये तरक्की की राह पे चल रहा है, यही वजह है कि इसको डाइवर्ट करने के लिए और लोगों में, जैसे सीपाल साहब ने कहा, कि लोगों में भय का माहौल फैलाने के लिए सॉफ्ट टारगेट्स को देख के उनकी किलिंग की जाती है। यही वजह है कि सरकार का माहौल जो है जम्मू कश्मीर में क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से ये जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, इनको काफी हद तक कंट्रोल किया जा रहा है। टारगेट किलिंग तब, इस टारगेट किलिंग को लेकर यह भी कहा गया कि जिस तरह से प्रमोशन हुआ ना फिल्म के जरिए, तब से और ज्यादा संकट में आ गए कश्मीरी पंडित, और वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस एक ही पक्ष दिखाया गया इसमें। तो इस तरह से जब प्रमोशन होता है तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भय का माहौल व्याप्त करती हैं कि आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक फायदा वहां पर ले रहे हैं, लेकिन जिनको भरोसा होना चाहिए उनको भरोसा नहीं हो रहा। तो ये सवाल विपक्षी दल भी उठा रहे हैं। रखना चाहता हूँ, जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं, क्या उस फिल्म को बीजेपी ने प्रोड्यूस किया है? सोशल मीडिया में आज बात बीजेपी ने डायरेक्ट किया है। ठीक है, प्रखर जल्दी से अपनी बात रखें, फिर सीपाल साहब से जवाब देते हैं आखिरी। रविंद्र जी, एक बात जो हम लोगों ने नहीं करी है, क्योंकि ये जनरली सिक्योरिटी के ऊपर है, तो इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी की डीपनिंग हुई है 370 हटाने से, 3 यूटी बना दिए हैं। क्या हमारे विद्वान प्रवक्ता जी को ये बात पता है कि कारगिल और लेह में सब लोगों ने मिल करके, सारे डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने मिल करके बीजेपी गवर्नमेंट का विरोध किया है और इलेक्शन का विरोध किया है? ये पहली बार है जम्मू एंड कश्मीर में होना। ठीक है, सीपाल साहब आपसे चलते चलते एक जवाब जरूर लेना चाहेंगे।
चीज़ें तो बहुत सुधरी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इससे इनकार भी नहीं किया जाता, लेकिन असल में जो वहाँ पर जो ज़मीनी हकीकत है उसको देखते हुए क्या किया जाना चाहिए, क्या प्रयास होने चाहिए ताकि सारे लोगों में दहशत का माहौल ना बने, सभी लोग समान तरीके से रह सकें। कहाँ कमियां आती हैं सीपाल साहब? चलिए संपर्क उनसे टूट गया है जी। चलिए जवाब ले लेते हैं। मंजूर नाइक जल्दी जवाब दे दीजिए, फिर समय खत्म हो रहा है। देखिए सर, बात ऐसे है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से एक तरक्की की राह पे हमारे अमित शाह जी और नरेंद्र भाई मोदी जी ले जा रहे हैं। यही वजह है कि कुछ जो एंटी नेशनल एंटी सोशल एलिमेंट है वो इस प्रकार से टारगेट किलिंग करके जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इतना एम्पावर किया गया है कि लगातार वो इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं को जो भी अंजाम दे रहा है उनको प्रॉपरली न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और मैं आज बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी टारगेट किलिंग जो है वो आने वाले वक्त में हमें देखने को नहीं मिलेगी, चाहे ये लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लें। लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो पूरी तरह से सक्षम भी है और पूरी तरह से सिंसियर है कि जम्मू कश्मीर का हर एक निवासी, जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति, उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है भारतीय जनता पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि विपक्षी दल आंकड़ों पर अगर नज़र डालें, वो जैसा कह रहे हैं कि हम फैक्ट्स के साथ बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि पॉल साहब कह रहे थे कि हमें वहाँ पर चिंतन करना होगा, समझना होगा कि जो कॉन्फिडेंस है क्यों लूज़ हो रहा है। और साथ ही साथ राजनीति अलग चीज़ है और देश का हर नागरिक चाहता है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो सामान्य हों और जो भय है कश्मीरी पंडितों का वो अब ख़त्म होना चाहिए। लंबे समय से जो एक मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, अब वो सही होने चाहिए हालात। कोशिशें लगातार जारी हैं, बहुत सारी चीज़ें सुधरी हैं, इसमें हर कोई इत्तेफाक रखेगा, लेकिन बहुत सारी कमियां अभी भी हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है ताकि ये जो स्वर्ग है, जैसे हम लोग स्वर्ग कहते हैं कि हमारे देश का ये स्वर्ग है, वो और बेहतर तरीके से वहाँ का जो युवा है वो मेन स्ट्रीम में आए, उनके साथ भी विकास की बात हो और वो भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे चले। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।